लेकिन इस राम राज्य में रोजगार के लिए क्या होगा, क्योंकि ये मुद्दा प्रतिपक्ष के श्रीमान राहुल गांधी, कांग्रेस के बड़े नेता हैं, उपाध्यक्ष, अध्यक्ष, सब कुछ निभाने के बाद वो भी एक यात्रा कर रहे हैं पूर्वोत्तर में, और इसलिए वो बार बार ये कह रहे हैं कि भाई ये सब कुछ हो रहा है, ये पार्टी का मामला है। लेकिन और अनुमान तो यही किया जा रहा है कि इस तरह से लगभग 2 से 3 साल में यहाँ 3 लाख लोग रोज आसपास यहाँ घूमने आने वाले हैं, और आने वाले समय में एक तरह से ये संख्या हो जाएगी 20 करोड़ लोग पहुंचेंगे। धीरे धीरे करके हम बता रहे हैं, जिस क्षेत्र में इतने बड़े संख्या में लोग जान रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं आलोक मेहता। एडिटर साहिब में आपका स्वागत है। राम राज्य, राम रथ, अयोध्या में भगवान राम की मूर्ति का प्राण प्रतिष्ठा और चर्चा राम राज्य में रोजगार की भी, क्योंकि मुद्दा ये उठ रहा है कि भाई इतने बड़े पैमाने पर भव्य सब समारोह हो रहा है, लाखों लोग उमड़ रहे हैं, श्रद्धा की जगह है, लेकिन इस राम राज्य में रोजगार के लिए क्या होगा, क्योंकि ये मुद्दा प्रतिपक्ष के श्रीमान राहुल गांधी, कांग्रेस के बड़े नेता हैं, उपाध्यक्ष, अध्यक्ष, सब कुछ निभाने के बाद वो भी एक यात्रा कर रहे हैं पूर्वोत्तर में, और इसलिए वो बार बार ये कह रहे हैं कि भाई ये सब कुछ हो रहा है, ये पार्टी का मामला है। लेकिन रोजगार युवाओं को खास करके, चूंकि वो वैसे तो वो 50 वर्ष की उम्र पार कर चुके हैं, 52 के आसपास आ गए, उसके बाद भी वो युवा ही अपने को मानते हैं। अच्छी बात भी है, युवा 80 साल में भी युवा ही मानना चाहिए, वो अलग बात है, क्योंकि उनके अध्यक्ष 80 साल के हैं, श्री खड़गे जी, मल्लिकार्जुन खड़गे। तो बेरोजगारी का मुद्दा राम राज्य में कैसे सुलझे या सुलझ रहा है, इसलिए हमने सोचा कि राम भक्त, राम धुन, राम पर कार्यक्रम तो दिन रात वीडियो, अखबार सब आप देख ही रहे हैं, और ये कोई सरकार का बने जिससे कह सकते हैं कोई बातचीत हमारी नहीं हुई। हमने खुद सोचा कि हाँ, निश्चित रूप से भारत का भविष्य इस राम राज्य में, महंगाई अलग अलग जगह अलग हो सकती है, दिल्ली मुंबई अलग है, छोटे कस्बों गांव में अलग अलग हो सकती है, समस्याओं का एक अपना अलग आधार भी है। कोई सब्जी दिल्ली में 40 की मिलती है, दूसरी जगह वो 4 रुपए में भी मिल रही होती है, चूंकि अभी ट्रांसपोर्टेशन उतना नहीं होता। तो ऐसे ही महंगाई का अपना एक मुद्दा है, जिस पर हम आज नहीं, हम बेरोजगार की चर्चा कर रहे हैं कि राम राज्य में रोजगार, और इसीलिए मैंने कुछ तथ्यों को जुटाया, उसको लिखा भी है अपने अखबारों के लिए, लेकिन साथ साथ मैंने सोचा कि इस प्राण प्रतिष्ठा समारोह के आसपास लगभग 2 करोड़ लोग पहुंचेंगे, और एक अनुमान जो सरकार या गैर सरकारी पर्यटक एजेंसियां उन सब ने लगाया कि लगभग हर महीने 2 महीने के अंदर देखा जाए तो अगले 2 महीने में जो श्रद्धालु आएंगे उससे कितनी आमदनी होगी, कितना पैसा खर्च होने वाला है, ये अंदाज लगाइए। शायद ये देखकर मुझे भी आश्चर्य हुआ कि करीब 55,000 करोड़ रुपए की उससे आमदनी होगी, क्योंकि यदि सामान्य जो व्यक्ति जाता है वो कुछ 2-2.5 हजार तो खर्च करेगा। मुकेश अंबानी परिवार पहुंचे, अमिताभ बच्चन पहुंचे, वो अपनी जगह है, लेकिन सवाल ये है कि वो लोग जो दान दक्षिणा दे, जितना उन पर खर्च हो उसका हिसाब नहीं है। जो छोटा छोटा आदमी भी लगाता है वो कितना बूंद बूंद करके जो है सागर जिसको कह सकते हैं कि भर सकता है भंडार कोश। और इसलिए ये देखा जाना चाहिए कि हमारे यहाँ धार्मिक पर्यटन यदि बढ़ता है, वो भी एक रोजगार का एक बहुत बड़ा आधार है। ऐसा नहीं कि मैं पहली बार ये कह रहा हूं, पहले भी धार्मिक पर्यटन को लेकर के लेख लिखे गए हैं, चर्चा हुई है, लेकिन इस समय इसलिए आवश्यक है कि अयोध्या, वाराणसी, उज्जैन ऐसे स्थानों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चर्चा बहुत हुई है। वैसे तो तमिलनाडु में भी गए हैं, तिरुपति भी गए हैं, और हर दक्षिण
मंदिर में वो अब हाल के महीनों में गए हैं या पहले भी जाते रहे हैं, इसलिए ये कहें कि दक्षिण का नहीं, लेकिन हाँ हम उनकी बात कर रहे हैं जहाँ लोग ये मानते हैं कि जरा अधिक महत्व दिया गया। काशी, मथुरा, वृंदावन और अयोध्या तो है ही सबसे बड़ा प्रमुख, और अयोध्या पे चूंकि खर्च हो रहा है इसलिए ये भी है कि अयोध्या में 588 करोड़ रुपए, तो मतलब पर्यटन विभाग जिसे कह सकते हैं और धर्मार्थ कार्य विभाग जो है वो करीब 938 करोड़ रुपया, मतलब कुल मिला के 1524 करोड़ रुपया तो उत्तर प्रदेश सरकार खर्च कर रही है, कुछ हो चुका है। और इस दृष्टि से इसमें लगभग प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए ही 20,000 लोगों को रोजगार भी मिला है। क्योंकि आज बिल्डिंग बनेगी, कोई दुकान का काम होगा, यदि टैक्सी चलेगी, वहां कोई बजाज निकलेगा, कोई रेल से आएगा, रिक्शा चलाएगा, फूल माला भी लेगा, तो उसके लिए लोगों को काम तो मिलेगा। पहले भी मिलता था, लेकिन अब जितने बड़े पैमाने पर अयोध्या का भव्य मंदिर बना है और अभी तो निर्माण कार्य और चलना है, अभी 1 साल अगली जो मंजिलें बनना है, तो मंजिल का काम अभी और चल रहा है, जो जारी रहेगा, तो उसमें भी तो मजदूर लगे हैं, क्या वो रोजगार उनको नहीं मानेंगे आप? इसलिए मेरा ऐसा मानना है कि 20,000 से 25,000 स्थायी या अस्थायी नौकरियां पैदा हो रही हैं और जिनकी संख्या लगातार बढ़ती जाएगी। अब आप देखिए कि चाहे वो रसोईया हो, ड्राइवर हो, होटल स्टाफ हो, अब ऐसे लोग यदि बनते हैं तो 20,000 लोग के यदि एक स्थान पर ही यदि नौकरियां मिल रही हैं, और फिर ये केवल अयोध्या तक क्यों सीमित है? अयोध्या के पास लखनऊ, कानपुर, गोरखपुर जैसे पड़ोसी शहरों तक भी बढ़ने की उम्मीद है, क्योंकि यहाँ से भी आएंगे लोग तो आसपास जाएंगे, वहां भी कुछ देखेंगे, वहां के मंदिर है, वहां के कुछ और पर्यटन स्थल है, और अनुमान तो यही किया जा रहा है कि इस तरह से लगभग 2 से 3 साल में यहाँ 3 लाख लोग रोज आसपास यहाँ घूमने आने वाले हैं, और आने वाले समय में एक तरह से ये संख्या हो जाएगी 20 करोड़ लोग पहुंचेंगे, धीरे धीरे करके हम बता रहे हैं। जिस क्षेत्र में इतने बड़े संख्या में लोग जा रहे हैं, होटल कोई ऐसा तो नहीं है कि जिनका बिजनेस है वो ऐसे ही काम करना चाहेंगे, वहां बड़े बड़े होटल खुल रहे हैं, छोटे होटल भी खुल रहे हैं। और एक और बात सबसे दिलचस्प हम आपको बताना चाहते हैं, हम बहुत वर्ष पहले, कहिएगा 40 वर्ष हो गए होंगे या उससे भी पहले, हम जर्मनी में रहे हैं 3 वर्ष, और वहां से यूरोप के कई देशों में भी जाने का मौका मिला, चाहे हॉलैंड हो या इटली जैसा शहर। उस समय इटली 1980 के आसपास इटली बड़ा बदनाम था कि वहां बड़ी लूटपाट होती है बहुत ज्यादा। अब उतनी नहीं होती, वैसे घटनाएं तो सब देश में, दुनिया में सब जगह होती है, लेकिन उस समय बड़ा ही। परिवार के साथ हम गए तो हमें सलाह दी गई थी कि आप ऐसा है हॉलैंड या ऐसी जगह जहां जा रहे हैं वहां पहले से भी होगा, तो आप होम स्टे, मैंने घर में, लोगों के घर में ऐसे बने हैं जो सरकार द्वारा अधिकृत हैं। आप जाएंगे, स्टेशन पर बाहर निकलेंगे और वो बता देगा कि आपको कहाँ। तब उतनी वेबसाइट तो उपलब्ध नहीं थी, उस समय उतनी ज्यादा प्रचारित भी नहीं होती थी, ना उतने साधन थे, ना मोबाइल उस तरह से कहीं पर पहुंचा था। तो हम स्टेशन पर उतरे, रोम में और दूसरे स्थानों पर, वेनिस में, और सब हमने बस खाली ये पता किया भाई कहाँ हम ठहर सकते हैं। तो उससे परिवार, बच्चे के साथ यदि आप जाते हैं तो सुरक्षित रहते हैं। वो फार्मूला धीरे धीरे आप ये कहिए कि भारत में अब जो आया है, और चूंकि मैं उज्जैन का रहने वाला हूं, मैं अपने महाकाल मंदिर के आसपास के लोगों से पता किया कि पिछले 2 वर्षों में वहां, चूंकि मेरा घर उसके आसपास मंदिर से समझिए कि आप 1 किलोमीटर से भी कम सीमा में आसपास है, और इसलिए वहां पता किया मैंने पिछले दिनों, बहुत बीच में जाना तो नहीं हुआ, लेकिन फोन से पता किया तो पता चला कि इतने घरों में होम स्टे, जिसके पास जो कमरा उपलब्ध था, 1, 2, 3, जहां जहां जो उपलब्ध थे, उन्होंने होम स्टे के लिए वहां भी, शहर में और स्थानों पर भी हैं, तो ज्यादा हो सकता है, ये पुराना शहर है तो यहाँ के हिसाब से तो लोग ठहर रहे हैं। अब कई परिवार ऐसे हैं जहां केवल महिलाएं अकेले रहती हैं या उनके परिवार कम लोग हैं, बुजुर्ग लोग हैं, तो उन्होंने कमरे किराया दे दिया, वो अच्छा खासा महीने में 25,000 रुपया उसकी कमाई होने लगी है। और कई बार नगद भुगतान होता है तो हो सकता है, आप समझ सकते हैं कि हो सकता है उतना टैक्स भी उनको नहीं लगता हो, बल्कि सरकार ने कुछ कर में रियायत भी दी है ऐसे सब कार्यों के लिए। अयोध्या में भी होम स्टे की ही योजना को, और वाराणसी में भी इस होम स्टे योजना को आगे बढ़ाया गया है।
भारत देश में भारत सरकार ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तो ग्रामीण पर्यटन के लिए भी, कि लोग विदेश से भी आते हैं, वो सोचते हैं बाहर का गांव, या भारत की युवा पीढ़ी आप देखिए, जो बच्चे दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर, वहां बड़े शहरों में पैदा होते हैं, उन्हें मालूम ही नहीं होता है गांव कैसा है, या वहां के जो युवा हैं, प्रोफेशनल्स हैं, जो आगे पढ़ाई करके तरक्की कर गए, वो भी गांव जाकर के देखते हैं, चाहे वो पूर्वोत्तर का गांव हो, यहाँ का गांव हो। तो होम स्टे के जरिए भी जो लोगों को एक तरह से रोजगार, वहां जो घर बैठे काम मिल रहा है, उसको आप रोजगार कहेंगे नहीं, कहीं उसको मेंटेन करना होगा, एसी लगाना होगा, एसी नहीं लगाएंगे, पंखा लगाएंगे, कहीं हीटर लगाएंगे, कहीं कुछ और व्यवस्था करेंगे, कुछ खाने पीने के लिए चाय पानी का इंतजाम करना होगा मिनिमम, यदि आप घर में ठहर रहे हैं तो। यदि कोई कहे कि हाँ खाने की व्यवस्था करना है, किसी पर एक्स्ट्रा किचन है तो उसका व्यवस्था होगी। आप अंदाजा लगाइए होम स्टे से कितने बड़े पैमाने पर अयोध्या में ही करीब 600-700 होम स्टे के लिए आवेदन आ चुके ऑलरेडी, और उनको मैंने रिकॉग्निशन मिल गया है, जहां तक हमारी जानकारी है। तो धार्मिक पर्यटन, और जैसा हमने कहा कि पर्यटन विभाग भारत सरकार का तो काम करता ही है, चूंकि आफ्टर ऐसा नहीं कि हम विदेश में उसको देखा हुआ है, लेकिन वार्षिक बजट में भी 2022-23 में भी करीब 73,671 करोड़ रुपया जो है भारतीय रेलवे में जो खर्च हो रहा है, और मनरेगा के लिए भी 5 साल से अधिक समय तक जितने जो निर्धारित कार्य हैं, वो उसके लिए जो पैसा जो आएगा वो इसके लिए पर्याप्त होगा, मनरेगा के लिए आने वाला, क्योंकि आफ्टर ऑल रेलवे में तो लोग बैठ करके जाएंगे, और उसकी 8 गुना अधिक यदि वृद्धि हो रही है तो पैसा किसके पास जाएगा। क्योंकि ये माना जा रहा है कि पूरी अयोध्या को भव्य बनाने के लिए भी जो रोजगार मिला, इसके बाद आध्यात्मिक केंद्र यदि कहें आप तो काशी विश्वनाथ है। काशी विश्वनाथ की बात करें, वहां पर जितने बड़े पैमाने पर पिछले, जब उसका पूरा परिसर को, और देखिए वहां भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ही ये कमाल था, चूंकि उनका कॉन्स्टिट्यूंसी भी है, उनका चुनाव क्षेत्र भी है, तो उन्होंने अपने समय में सोमनाथ द्वारका में जो किया गुजरात में वो तो है ही, लेकिन उससे अधिक यहाँ काम जब हुआ वाराणसी में, तो उन मंदिरों को जो पहले से छोटे छोटे मंदिर कहीं बने, किसी ने बना लिए, कुछ हुआ, और परिसर में इतना बहुत जिस जगह संकड़े गली से घूमना पड़ता था, गंदगी अलग होती थी, उस परिसर को 2-3 वर्ष लगा करके सफाई हुई, बड़े पैमाने पर निर्माण हुआ, कुछ अवैध निर्माण हटाए गए, कुछ वैध निर्माणों को उनको कहीं और जगह दी गई, तो पूरा परिसर जो बन गया, कितना सुंदर वाराणसी भव्य हो गया। शहर को सुंदर बनाने के लिए भी कई कार्यक्रम, कई योजनाओं को क्रियान्वित किया गया, सड़कों को किया गया, वहां से मिर्जापुर यदि कोई मंदिर जाना चाहता है देवी के तो वो जाने लगे, तो उससे भी रोजगार जहां हो सकता है। और यही बताया जा रहा है कि जो काशी विश्वनाथ के दर्शन के लिए जहां करीब 70 लाख लोग जाते थे, वहां अगले साल में संख्या पूरे साल में 13 करोड़ पहुंच गई। 13 करोड़ लोग यदि जाएंगे धार्मिक स्थान पर तो क्या खर्च नहीं करेंगे, और क्या वहां के लोगों को रोजगार नहीं मिलेगा, क्या उनके लोगों को काम का कुछ और साधन नहीं मिलेगा। वो लोग भी जाएंगे तो रेल में कहीं पर और जगह कुली है, कहीं बस है, कहीं टैक्सी है, उन सब लोगों से काम मिलेगा या नहीं मिलेगा। यही माना जा रहा है कि इस तरह से लगातार उनकी आमदनी में वृद्धि हो रही है, और भारत में पूजा स्थलों के आसपास जो कमाई है वो लगभग ये बताया जा रहा है कि उसमें करीब 1 लाख करोड़ की वृद्धि हो रही है। और अयोध्या, वाराणसी, उज्जैन, मथुरा भी अब तो बहुत बड़े पैमाने पर लोग आगरा जाते हैं, तो मथुरा का भी जो आकर्षण का केंद्र बन रहा है, वहां और अधिक लोग पहुंचने लगे हैं। लेकिन यदि आप कहें कि ये केवल बीजेपी का यदि कहे, नहीं, आप देखें कि तिरुपति, जगन्नाथपुरी, हाल में नवीन पटनायक मुख्यमंत्री हैं, वो बहुत ही समर्पित है। उन्होंने उसी समय अभी इसी सप्ताह के दौरान जगन्नाथ मंदिर का भी बड़े पैमाने पर परिसर को, काम निर्माण कार्य कई 2-3 वर्षों से चल रहा था, वो पूरा किया, और वो बहुत सुंदर एक वो स्वरूप बन गया। वहां भी बहुत सक्रिय और कई ऐसी व्यवस्था को ठीक करने के लिए आवश्यकता थी, तो पूरा परिसर ही जगन्नाथपुरी का बहुत ही आकर्षक होगा। अफराद उसी में तो आमदनी होगी। फिर रामेश्वरम, याद करिए डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का, जब वो बहुत ही छोटा सा था, हम भी एक समय में गए थे तो बिल्कुल ऐसा लगता था छोटा कस्बा भी नहीं, उतना गांव की तरह है। आज रामेश्वरम जाने वालों की संख्या कितनी ज्यादा बढ़ रही है। अभी प्रधानमंत्री गए केरल, उसको लोग राजनीतिक यात्रा कहते हैं, लेकिन गुरुवायूर मंदिर जब पहुंचे हैं, जिसको हम कहते हैं कि मंत्रीगण और लोग तो गए होंगे, लेकिन उसके वहां पर जो मंदिर में उनका जाना हुआ, और पहले भी वो मेरा ख्याल है कि जाना हुआ, और बार बार वो मानते हैं कि ये एक मंदिर, वहां तो वो बाल गोपाल हैं, ये भी नहीं कह सकते हैं कि वहां पर राम। ये ठीक है कि राम को मानने वाले दक्षिण में भी काफी हैं। मदुरै का मंदिर है,
इतना सुंदर मंदिर है कि भव्य, उसको देखने के लिए देश विदेश से भी लोग आते हैं। आप जम्मू में वैष्णो देवी, लाखों यात्रियों की संख्या निरंतर बढ़ रही है, उससे रोजगार मिल रहा है। अमृतसर आप देखिए कि स्वर्ण मंदिर जो है उसको देखने के लिए, इस गुरुद्वारे के लिए लाइन लगी रहती है। पूरा पूरा दिन लोग दिन रात वहां पर रहते हैं और कितनी बड़ी संख्या में हवाई जहाज से लोग आ रहे हैं, कहीं बस से आ रहे हैं, टैक्सी से आ रहे हैं, वहां पहुंच रहे हैं। इसी तरह से एक जो बड़ा क्रांतिकारी काम हुआ पिछले वर्षों के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने के बाद, पहले शुरू हो रहा था लेकिन उनके आने के बाद उसमें तीव्र गति आई। लोग हरिद्वार के रास्ते बद्रीनाथ केदारनाथ जाते थे। अब बद्रीनाथ केदारनाथ जाना दुर्गम यात्रा थी। पहले पैदल जाना होता था, फिर केदारनाथ खास करके बस से जाना होता था, फिर कार जाने लगी। कुछ रास्ते जब बहुत अच्छी सड़कें बनी, सड़कों में ये आप यदि कहें कि भारत सरकार ने जो सड़कों का पूरा जाल जो बिछाया और उत्तराखंड सरकार ने उसको आगे बढ़ाया। जहां स्थानीय सड़कें तो वो बनाते हैं और बड़ी ऐसे मार्ग है, और सामरिक दृष्टि से भी वो इलाका महत्वपूर्ण है। हिमालय के उन श्रृंखलाओं को बचाना, उनको सुरक्षित रखना, सीमाओं से चीन की कोप दृष्टि से भी बचाना, उस पूरे हिमालय क्षेत्र को भी देखा जाए तो केदारनाथ जाने के लिए अब तो हेलीकॉप्टर सेवाएं ऐसी उपलब्ध है कि बस कितने ही हेलीकॉप्टर उड़ते रहते हैं। जैसा मौसम ठीक हुआ, हवाई आप तुरंत केदारनाथ पहुंचिए, शाम को वापस आ जाइए। उससे क्या हेलीकॉप्टर खाली चलाने वाले को फायदा है? नहीं, जितने ज्यादा लोग जाएंगे उससे उतने ही लोगों को रोजगार वहां मिला। केदारनाथ में भी कई लोगों को काम लगातार निरंतर मिला, और हरिद्वार में तो काम का पर्यटन एजेंसियों को, पर्यटन क्षेत्र में काम करने वालों को। सोमनाथ द्वार का जैसा हमने कहा कि अब तो जैसे कह सकते हैं सारी दुनिया की निगाह रहती है। वाइब्रेंट गुजरात के नाते भी लोग यदि गांधीनगर, अहमदाबाद जाते हैं, सूरत जाते हैं और उसके बाद देश दुनिया देखने के लिए सोमनाथ द्वारका पहुंचते हैं। और अजमेर शरीफ, अभी चादर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ही वहां के लिए चादर भिजवाई, जब उनके वहां पर जो मुस्लिम नेताओं के साथ। पुष्कर, वो तो एक हिंदू जिसको बड़ा ही ऐतिहासिक स्थान माना जाता है। नाथद्वारा राजस्थान में ही है। हम किलों की चर्चा नहीं कर रहे, मंदिरों की चर्चा कर रहे हैं। नाथद्वारा को भी कुछ और निर्माण कार्य हुए, उससे कितने बड़े पैमाने पर रोजगार मिला। तो ये यदि आप इस हिसाब से देखेंगे तो बीते कुछ सालों में धार्मिक पर्यटन बहुत बड़े पैमाने पर उसमें वृद्धि हुई है। और रोजगार के लिए राहुल गांधी जी जो श्रीमान बार बार कहते हैं कि रोजगार केवल सरकारी नौकरियों के लिए लोगों को जो किया जाता है, उससे बेहतर है कि लोग ऐसे कई अन्य तरीकों से आत्मनिर्भर हों। इसमें स्वावलंबी, जो खुद ही अपनी एजेंसी चलाएंगे, खुद ही गाड़ी चलाएंगे, खुद ही अपना सहायता का काम करेंगे, पर्यटन करेंगे, तो उससे देश की भी आमदनी बढ़ेगी, उस क्षेत्र की आमदनी बढ़ेगी, ये लोगों को रोजगार होगा और आर्थिक क्रांति के नए दरवाजे खुलते जा रहे हैं। इसलिए हम शुभकामना देते हैं मंदिर के भव्य निर्माण और उसके बाद अयोध्या के साथ साथ देश के विभिन्न स्थलों पर पर्यटन के जरिए समाज की एकता, ये सबसे बड़ी आवश्यकता की जिस बात की है। सौहार्द, भाईचारा, स्नेह, यात्रा से जितने अच्छे संबंध बनते हैं वो किसी और तरीके से नहीं बनते। इसीलिए धार्मिक यात्राएं, पुराने तीर्थ यात्रा इसको कहते थे। अब तीर्थ यात्रा सरकार भी तीर्थ यात्री को भेजती है मुफ्त, जो बुजुर्ग हैं उनके लिए। जो सरकारें गैर भाजपाई हैं, आम आदमी पार्टी जैसी भी या कांग्रेस की सरकारें भी, वो भी यही कर रही हैं। जनता दल की सरकार हो वो भी यही कर रही है। कोई सरकार होगी, राज्य सरकारें बुजुर्गों को अपने जहां तक हो सकता है सुविधाएं उपलब्ध करा करके उनको पर्यटन स्थल, तीर्थ यात्रा के ले जा रही है। तो ये सब रोजगार के नए दरवाजे भी खुले और आर्थिक क्रांति के दरवाजे भी खुल रहे हैं। धन्यवाद। HRSI को हम यही विराम देते हैं। आप HRSI सब्सक्राइब करें, अपने ग्रुप्स को भेजें, मित्रों को भेजें, और जो आपकी अपनी राय हो उससे हमें अवश्य अवगत कराएं। धन्यवाद। नमस्कार।